हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डीसी जनरेटर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डीसी जनरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए हमें कुछ कर्व्स वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं, और वो कर्व्स वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। वहाँ तक जाने के लिए पहले मुझे आप लोगों को उन इक्वेशंस को डिफाइन करना पड़ेगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करती है अलग अलग डीसी जनरेटर में। तो यहाँ पर मैं मोटर और जनरेटर दोनों को मिक्स इसलिए नहीं कर पाऊंगी, पहले मैं थोड़ा थोड़ा किया है, मैंने ज़्यादा नहीं किया है, पर ये टिपिकली डीसी जनरेटर की ही मैं बात कर रही हूँ। तो अभी मैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशंस जो गवर्न कर रही हैं अलग अलग डीसी जनरेटर्स को, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, जो मेरे प्रीवियस वीडियो भी इसका आ चुका है, उसको भी आप देखेंगे तो पता चलेगा। मेनली दो टाइप के डीसी जनरेटर्स या डीसी मशीन्स होती है, एक सेपरेटली एक्साइटेड, एक सेल्फ एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड जो ये है और सेल्फ एक्साइटेड में हमारे पास 3 कैटेगरीज है, और इस कैटेगरी में भी हमारे पास 2 है, जिसमें से अभी मैंने सिर्फ आपको लॉन्ग शंट बताया है, एक शॉर्ट शंट और है। और लॉन्ग शंट के भी 2 कैटेगरीज है, शॉर्ट शंट की भी 2 कैटेगरीज है। तो टोटल ऐसे हमारे पास 7 डीसी जनरेटर्स होते हैं। तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बताने जा रही हूँ रिलेटेड टू देयर इक्वेशंस। तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब यह है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए फील्ड वोल्टेज अलग से दिया जाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग में हम प्राइम मूवर के थ्रू स्पीड प्रोवाइड करते हैं। मालूम ही आप लोग को, इसको n/60 बोलूँगी तो रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा कैपिटल N, और स्मॉल n n/60 बोलूँगी तब n जो है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट है, स्मॉल n जो है वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। ये भी अपन पहले बात कर चुके हैं। तो अब ये आर्मेचर सर्किट सेपरेट है और फील्ड सर्किट सेपरेट है। इसका आर्मेचर सर्किट का रेजिस्टेंस जो आर्मेचर कंडक्टर्स का है वो इसके बाहर बता दिया है, और ये प्योरली जनरेटेड वोल्टेज है ड्यू टू फ्लक्स, EA वोल्टेज। और आप देख सकते हैं कि EA और RA के सर्किट से बाहर लोड कनेक्टेड रहेगा। चाहूँ तो मैं यहाँ पर लोड ऐसा दिखा सकती हूँ, जिसको मैं RL बोलूँगी, और इसमें से बहने वाले करंट को IL बोले, या आप कनेक्शन से समझ पा रहे हैं कि जो IA करंट जनरेट होगा EA की वजह से, वही IA करंट यहाँ जाएगा और वही अल्टीमेटली लोड करंट बन जाने वाला है। तो इसी सर्किट को देखते हुए मैं इक्वेशंस लिख सकती हूँ। बस ये हमारी EA जनरेटेड EMF की जो इक्वेशन है वो मैंने आपको पहले डिराइव करके बताई थी, जो P phi स्मॉल n Z/A है। अभी अभी बताया स्मॉल n जो है वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, और स्मॉल n को अगर कैपिटल n/60 कर देती हूँ तो ये हो जाएगा P phi कैपिटल N इंटू Z/60A। तो ये इक्वेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं, पर सर्किट को देखते हुए मैं ये इक्वेशन, ये बाकी की 4 इक्वेशंस लिख सकती हूँ। अब आप इसी सर्किट को देखिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट RF होगा, या फिर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू RF होगा ये। और अगर हम चाहें तो VF IF को भी लिख सकती हूँ मैं, VF इज इक्वल टू VF, IF को लिख सकती हूँ IF इक्वल टू VF अपॉन RF। इस तरीके से हम सर्किट को सिंपल देखकर ही हमारी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस कुछ नहीं, KCL, KVL, ओम्स लॉ पर बेस्ड ये सारी इक्वेशंस है, एक्सेप्ट EA वाली, जो कि हमारी जनरेटेड EMF की इक्वेशन हमने डिराइव की थी। EA इज इक्वल टू VT प्लस IA ये जो इक्वेशन है, ये वाला वोल्टेज VT बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अगर KVL लगाऊं तो EA जनरेटेड वोल्टेज की प्लस पोलैरिटी से IA करंट निकल रहा है, फिर RA में ड्रॉप क्रिएट हो रहा है, तो प्लस नीचे माइनस ऊपर आएगा, क्योंकि RA में से करंट IA बह रहा है। ये IA करंट ही हमारा IL लोड करंट है, और इधर जाकर फिर लोड के अक्रॉस प्लस और माइनस VT टर्मिनल वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो इसे मैं EA सोर्स का काम कर रहा है, ड्रॉप IA आ रहे हैं, और VT फाइनली लोड के अक्रॉस का वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो ये मेरी KVL इक्वेशन हो जाएगी, ये KVL इक्वेशन है। इस सर्किट को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि लोड और लोड करंट और IA दोनों सेम है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो ये मेरे लिए
यहाँ पर एक इक्वेशन करंट की हो जाएगी। और वी टी लोड के अक्रॉस में देखूँ तो वी टी इज इक्वल टू, जिसको मैं लोड वोल्टेज भी बोल सकती हूँ, इसे मैं लोड वोल्टेज भी बोल सकती हूँ, जो कि आई एल आर एल ऐसा है। तो ये हो गई सारी इक्वेशंस जो गवर्न कर रही है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम कैरेक्टरिस्टिक्स आगे समझेंगे तब मैं इन चीज़ों को और आपको टिपिकली बता दूंगी। सीरीज सेल्फ एक्साइटेड में एक सीरीज सेल्फ एक्साइटेड होता है। सीरीज सेल्फ एक्साइटेड का मतलब है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है। मतलब फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, ऑपरेटिंग फ्लक्स या वर्किंग फ्लक्स, तो उसकी वो सीरीज में आर्मेचर के साथ। तो ठीक है, ये सिंपलेस्ट सर्किट हमको दिख रहा है। लोड लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे लगा सकती हूँ आर एल, जैसा अभी बताया मैंने। अब ये सर्किट में सब कुछ सीरीज में ही है, तो ई ए तो मेरा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फॉर्मूला है। आई जो जनरेटर से प्रोड्यूस हो रहा है आई करंट, वही सीरीज से बहने वाला, इसमें से बहने वाले करंट को मैं आई एस सी सीरीज करंट बोल दे रही हूँ। तो आई इज इक्वल टू आई सी हो जाएगा। आगे जाके आप देखेंगे कि इसको मैं फील्ड करंट भी बोल सकती हूँ। मतलब सीरीज करंट, सीरीज वाइंडिंग से बहने वाले करंट को मैं आई सीरीज बोल रही हूँ, जो कि मेरा फील्ड वाइंडिंग करंट है, तो आई एफ भी बोल सकती हूँ। और वही करंट अल्टीमेटली हमारा लोड करंट भी है, सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है। अब अगर ई ए केवीएल इक्वेशन लगाऊं तो ई ए जनरेट हो रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, आर ए के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, आर एस सी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और वी टी टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। तो ई ए इज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आई एस सी इंटू आई सी। अब आई एस सी को मैं आई एफ भी लिख सकती हूँ, मैं आई ए भी लिख सकती हूँ, पर चूंकि रेजिस्टेंस के साथ एस ई में सफिक्स लगा रही हूँ तो आई एस सी भी मैं लिख दे रही हूँ। पर आई एस सी ही आई है, आई एस सी ही फील्ड करंट है, और प्लस वी टी, ऐसी ये पूरी केवीएल इक्वेशन हो गई। और अगर लोड के अक्रॉस के वोल्टेज की बात करूँ तो वी टी इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू आर एल आई एल, ऐसा मेरी ये इक्वेशंस गवर्निंग दिस पर्टिकुलर डीसी जनरेटर हो गई हैं। शंट सेल्फ एक्साइटेड का मतलब फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के साथ शंट में होती है। ये सारे डिस्कशंस हम पहले कर चुके हैं। तो शंट और फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में, मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों शंट में है, नॉट सीरीज में। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों शंट में है। तो इसकी इक्वेशंस गवर्निंग भी मैं इसको देख के समझ सकती हूँ। ई ए तो मेरे लिए सेपरेट है ही, जो मैं बताती जा रही हूँ। और साथ में अगर मैं यहाँ पर आर एस एच की बात करूँ, आर एस एच से बहने वाले आई एस एच करंट की बात करूँ, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी टी है, तो वी टी अपॉन आर एस एच ही मुझे आई एस एच दे देगा। तो आई एस एच इज इक्वल टू वी टी अपॉन आर एस एच, या फिर वी टी इज इक्वल टू आर एस एच इंटू आई एस एच, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। जस्ट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं के सी एल लगा दूँ इस पर्टिकुलर नोट पर, यहाँ पर के सी एल लगाऊँ तो ये आई करंट है, आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। आई करंट इस जंक्शन तक आ रहा है और आई एल और आई एस एच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब आई एस एच प्लस आई एल इक्वल टू आर्मेचर करंट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी ई एम एफ इंड्यूस की है ही। ई ए इतने पूरे में अगर मैं के वी एल लगाऊँ तो ई ए इज इक्वल टू आई ए आर ए इज प्लस वी टी हो जाएगा। और लोड अगर लगा देती हूँ, और लोड है ही वी टी इज इक्वल टू आर एल प्लस आई एल, ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ। अब ये कंपाउंड डीसी जनरेटर में पहले मैं लॉन्ग कंपाउंड ले रही हूँ। लॉन्ग कंपाउंड का मतलब ये है कि फील्ड वाइंडिंग का कुछ पोर्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में रहता है, बाकी का पोर्शन लॉन्ग पोर्शन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ शंट में होता है। तो ये हमारा सर्किट है। तो ई ए आर एस सी सीरीज पोर्शन फील्ड वाइंडिंग का, शंट पोर्शन फील्ड वाइंडिंग का, और ये दोनों शंट में है और साथ में टर्मिनल वोल्टेज है। तो इक्वेशंस गवर्निंग में फिर से आई एस एच क्या हो जाएगा, वी टी अपॉन आर एस एच। वी टी अपॉन आर एस एच मुझे आई एस एच देगा, या वी टी डिफाइन करूँ तो आई एस एच इंटू आर एस एच हो जाएगा। आई करंट जो है वही सीरीज करंट के बराबर है, और आगे जाके मैं यहाँ पर के सी एल लगाऊँ तो वो हो जाएगा आई एस एच प्लस आई एल। ई ए हमारे ई एम एफ इंड्यूस्ड है ही। ई ए जो है वो आई ए आर ए, ई ए जो है यहाँ के वी एल लगा दूँ तो ये सोर्स वोल्टेज हो गया, ये ड्रॉप और बाकी का वी टी हो गया। तो आई आर ए ड्रॉप प्लस आई एस सी आर एस सी ड्रॉप प्लस वी टी ये हो गया, और लोड लगा दूँ तो फिर आर एल आई एल इंटू वी टी ये हो जाएगा। अब अगर इसी में मैं शॉर्ट कंपाउंड की बात करूँ, शॉर्ट कंपाउंड जो होगा वो ये फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो सीरीज को बाहर कर देगी, और ये फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर और आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ, मतलब आर्मेचर के साथ पैरेलल में रहेगी।
तो दो इक्वेशंस हमारी बदल रही है। ये वाला करंट जो है अब कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से। तो इस करंट को इंड्यूस या इस करंट का कॉज ये वाला वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है, मतलब ई ए माइनस आई आर एक कारण है आई एस एच के बहने का आर एस एच में से। तो आई एस एच की डेफिनेशन बदल गई है, पहले मैं वी टी अपॉन आर एस एच लिख रही थी, अब मुझे ई ए माइनस आई आर ए इतना अपॉन आर एस एच लिखना पड़ेगा। और अब मेरा के सी एल यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ नहीं। पहले मैं यहाँ के सी एल लगा रही थी, अब मुझे यहाँ के सी एल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ के सी एल लगाने पर आई करंट आया, इधर आई एस एच बह गया और उधर आई एस सी आई एल बह गया। एक ज़रूर मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पे कि एक मिनट, आई एस सी और आई एल जो लोड करंट है ये दोनों इक्वल है। आई सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पर आई किसके इक्वल है, आई एस एच प्लस आई एल के, मतलब आई एस एच प्लस आई एस सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीरीज करंट और लोड करंट सेम है। तो इस तरीके से हम चेंज ला सकते हैं। तो शॉर्ट कंपाउंड और लॉन्ग कंपाउंड में इतना ही इक्वेशंस, गवर्निंग इक्वेशंस में चेंज है। ई ए हमारा वही है। अगर हम KVL लगाते तो यहाँ पर KVL लगाने पर वही है, ई ए में से आई आर ए ड्रॉप होगा, आई एस सी आर एस सी ड्रॉप होगा और वी टी बाकी का एपियर हो जाएगा। लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को भी मैं आई एल आर एल से डिफाइन कर सकती हूँ और ये अभी मैंने बताया ही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से गवर्निंग इक्वेशंस हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। मेनली 3 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते करते मैं लिख देती हूँ। मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ सकते हैं हिस्टेरेसिस कर्व के थ्रू। तो प्लीज़ आप मेरा हिस्टेरेसिस कर्व वाला हिस्टेरेसिस कर्व कैसे प्लॉट होता है उससे रिलेटेड मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस वाला। अब यहाँ पर जो पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स है जिससे फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी हुई है वो फील्ड वाइंडिंग है। तो उस वाइंडिंग को सप्लाई होने वाला वोल्टेज धीरे धीरे हम बदलते हैं, तो उस वाइंडिंग से बहने वाला करंट धीरे धीरे बदलता चला जाता है। और जब उस वाइंडिंग से बहने वाला करंट धीरे धीरे बदलेगा तो फील्ड पोल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। पर हाँ, ये जो कर्व होता है वो कांस्टेंट स्पीड पर ही प्लॉट किया जाता है, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ एट कांस्टेंट स्पीड। तो जैसे जैसे फील्ड वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे फील्ड करंट बढ़ता चला जाता है, वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, और वैसे ही आर्मेचर के अक्रॉस इंड्यूस होने वाला वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। हाँ, हमने आर्मेचर सर्किट को ओपन सर्किट रखा है, लोड नहीं लगाया है, तो धीरे तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं होने दे रहे हैं हम, ना ही हम आई आर ए ड्रॉप होने दे रहे, हम कुछ नहीं होने दे रहे, हम सिर्फ फील्ड पोल्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे फील्ड करंट से बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब VF बढ़ रहा है, वोल्टेज सप्लाई जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो फील्ड करंट बढ़ रहा है, फील्ड करंट बढ़ रहा है तो फील्ड पोल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। पोल स्ट्रेंथ बढ़ रही मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को काट रही है आर्मेचर, जो कि कांस्टेंट स्पीड पे घूमती जा रही है, तो आर्मेचर के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज मिलता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर देखेंगे तो इतना आर्मेचर ओपन सर्किट वोल्टेज डेवलप होगा, यहाँ देखेंगे तो इतना आर्मेचर ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज डेवलप होगा। ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी, उसके बाद फील्ड करंट बढ़ाने के बाद आर्मेचर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर सैचुरेशन हो चुका है पोल्स का, मतलब पोल्स की स्ट्रेंथ और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, अपने में से वो कांस्टेंट फ्लक्स ही पास होने देंगे। ज़्यादा फ्लक्स अगर वाइंडिंग के थ्रू प्रोड्यूस भी हो रहा है करंट बढ़ाने पर, तब भी वो फ्लक्स उन पोल्स में से पास नहीं होगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, ये नी पर बेंड पर पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो चुकी है। तो ये मैग्नेटाइजेशन कर्व है, और ये कर्व जो होता है वो फर्स्ट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी डीसी जनरेटर का। इसको मैं आगे यूज़ करूँगी वोल्टेज बिल्टअप प्रोसेस। अगले वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट डिस्कशन भी कर दूंगी कि मैग्नेटाइजेशन कर्व प्लॉट कैसे किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को लैबोरेटरीज में परफॉर्म कर, अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही कि कितने टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस किस के बीच में होता है, पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।
अब नेक्स्ट होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर करंट के बीच में प्लॉट किया जाता है। अब आर्मेचर करंट आ गया, मतलब आर्मेचर करंट कब बहेगा, जब सर्किट लोडेड होगा। अगर मैं अभी सेपरेटली एक्साइटेड की बात करूं तो ये सर्किट होगा मेरा और मैंने लोड लगा दिया है, अब यहाँ तो जनरेटेड ईएमएफ ईए है, ये आरए है, ये आपका फील्ड रेजिस्टेंस हो गया और फील्ड सर्किट इधर हो गया। मैं सेपरेटली एक्साइटेड की बात कर, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको धीरे धीरे आरएल को बढ़ाती जा रही हूँ। आरएल को धीरे धीरे बढ़ाऊंगी तो इसमें से बहने वाला आए करंट भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आर्मेचर करंट धीरे धीरे, आर्मेचर करंट एग्जिस्टेंस में आते से ही आर्मेचर रिएक्शंस एग्जिस्टेंस में आ जाती है। मतलब आप ये समझिए कि आपने लोड लगा दिया जनरेटर पर, लोड लगाने पे क्या हुआ, आर्मेचर करंट बहने लगा, आर्मेचर करंट बहते से ही आर्मेचर रिएक्शन होने लगी, आर्मेचर रिएक्शन होते से ही फील्ड फ्लक्स रिड्यूस होने लगा, डिस्टॉर्ट होने लगा, और जो जनरेटेड ईएमएफ जो हमारा था, अभी तक हम जिस जनरेटेड ईएमएफ की बात कर रहे थे, फील्ड फ्लक्स कम होने की वजह से जनरेटेड ईएमएफ भी कम हो जाएगा। कितने से, जितना आर्मेचर रिएक्शन उसको कम कर रहा है। अब वो चीज़ें मुझे अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा होता, तो पूरे टाइम कांस्टेंट फ्लक्स होता। आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा होता तो आर्मेचर करंट के होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, फील्ड फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट बना रहता, उसमें डिस्टॉर्शन ही नहीं होता, तो जनरेटेड ईएमएफ भी जो होता आर्मेचर के अक्रॉस वो भी सदा कांस्टेंट बना रहता। माना कि वो जनरेटेड ईएमएफ जो कांस्टेंट बना रहता वो ईएओ है, और अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, आर्मेचर करंट बढ़ता जा रहा है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, फील्ड फ्लक्स ज़्यादा कम हो रहा है, तो अब मुझे इस जनरेटेड ईएमएफ में ना आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता, तो ये ईएमएफ होता अकेला। अब आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो ये ईएमएफ में मुझे कमी ज़्यादा अमाउंट से मिलती चली जाएगी, और उस कमी को मैं EAR से बोल रही हूँ। मतलब अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता तो हमेशा EAO ईएमएफ ही इंड्यूस होता आर्मेचर में। आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो EAR बढ़ता जा रहा है, तो जनरेटेड ईएमएफ कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है जनरेटेड ईएमएफ। तो ये मेरा कर्व है EA अगेंस्ट IA का। जब लोड नहीं है तो EA किसके बराबर है, EAO के। लोड नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन नहीं है तो EA किसके बराबर है, ओरिजिनल जनरेटेड ईएमएफ के बराबर है। और ओरिजिनली जनरेटेड ईएमएफ में कमी किसकी वजह से आ रही, ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ज़्यादा लोड बढ़ाते जाने की वजह से, ज़्यादा आर्मेचर करंट की वजह से, ज़्यादा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो ज़्यादा फील्ड फ्लक्स में डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो जनरेटेड ईएमएफ ज़्यादा मैग्नीट्यूड से कम होता चला जा रहा है, और वो ज़्यादा दिखाती जा रही हूँ जैसे ही आए बढ़ता जा रहा है। ये EAO और EA के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, और यही इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। किसके बीच में प्लॉट हो रहा है, EA और IA के बीच में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक्सटर्नल प्लॉट भी यही बता देती हूँ, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही बता देती हूँ, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में प्लॉट होता है, टर्मिनल वोल्टेज और IA के बीच में। अब क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने EA और IA के बीच में प्लॉट कर दिया। इसी इक्वेशन को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो VT यहाँ लिख देती हूँ, VT इज इक्वल टू EA माइनस IA भी मेरी एक इक्वेशन हो जाएगी। VT इज इक्वल टू EA माइनस IA। मतलब ये वो जनरेटेड ईएमएफ है जिसमें आर्मेचर रिएक्शन का इंक्लूजन हो गया है, और अभी और मैं टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं IA का भी ड्रॉप होने दे रही हूँ। मतलब एक मुझे कुछ ऐसा कर्व मिलेगा जिसको मैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँगी, और ये जो होगा, ये जो ड्रॉप होगा वो IA का ड्रॉप हो जाएगा, ये जो ड्रॉप होगा वो IA का ड्रॉप होगा। तो अब मुझे ये टर्मिनल वोल्टेज VT मिल रहा है, तो VT और IA के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे तो ये वाला होगा, जिससे मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये कौन सा कर्व हो गया, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये वाला कौन सा कर्व हो गया, इंटरनल वाला। तो एक कर्व है IA वर्सेस EA का, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन होने दे रहे हैं। एक प्लॉट है जिसमें हम EA वर्सेस VT प्लॉट कर रहे हैं, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन का भी इंक्लूजन है और IARA का भी इंक्लूजन है। तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब मैं अगले वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाला भी एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करते हैं वो बताऊंगी, और एक वीडियो में बताऊंगी कि हमारे पास एक कर्व है तो दूसरे कर्व पे कैसे जंप किया जा सकता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको उधर सिंक्रोनस मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि DC मशीन में थोड़ा बहुत हम उस टाइप का पढ़ लेते हैं, सिंक्रोनस AC की वजह से ज़्यादा टफ हो जाता है, तो वो समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC जनरेटर्स की गवर्निंग इक्वेशंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स को गवर्न करती, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार कह रही हूँ इंट्रोडक्टरी है, आगे के मैं 2 वीडियोस और लाऊंगी जिसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक कर्व से दूसरे कर्व पर जंप कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगी, जिसमें आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।